हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ। ठीक है, तो इसके अंदर हम समझेंगे कानून क्या होते हैं, किन किन पर कानून लागू होते हैं, कानून कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है कानून बनने की, अलोकप्रिय कानून क्या होता है और विधि आयोग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज का चैप्टर। तो देखो, प्राचीन भारत में कैसे कानून थे। भाई कानून क्या है और आज कैसा कानून है। आज आप कोई क्राइम करते तो आपको और किसी अमीर आदमी को कैसे सज़ा मिलती है। पहले किसी एक क्राइम को करने पर अलग अलग लोगों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। क्यों ऐसा, क्यों, तो आज ऐसा क्यों है, तो इन सब के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में कानून, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कैसे, देखो, समुदाय है, उस समुदाय में जो वर्चस्व वाला आदमी है, जो अमीर है, जिसका बोलबाला है, वो कुछ कानूनों का निर्धारण करता था। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग कानून चलते थे। किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सजा का प्रावधान कास्टिज्म बेस्ड पर, कास्ट बाइज्ड होकर, रिलीजन बाइज्ड होकर हम देते थे कि वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कास्ट से आता है, स्टीरियोटाइप होकर, प्रिजुडाइज होकर हम कोई फैसला लें। उस टाइप का कानून हमारे एंशियंट इंडिया में था। ठीक है, कि किसी को कोई क्राइम करने पर ज़्यादा सजा देना या किसी को क्राइम करने पर माफ़ कर देना, ये सब प्रिजुडाइज होकर, स्टीरियोटाइप होकर लिए गए फैसले उस समय हुआ करते थे, जो वहाँ के स्थानीय कानून थे। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में कैसा कानून था। औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित थे। ये भी मनमर्जी चल जाते थे अपनी, जैसे कि 1870 का राजद्रोह एक्ट। इसके अंतर्गत अगर किसी ने भी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश लोगों की आलोचना की तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया, किसी की नहीं सुनी। रोलेट एक्ट, ये भी इसी तरह का एक कानून था। तो इन सब से क्या पता चलता है कि ब्रिटेन में भी ब्रिटिश लोगों ने भी हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, है ना। उन्होंने अपनी मनमर्जी के कानून हमारे ऊपर थोपे। तो इन सब से प्रेरित होकर हमने अपने अतीत से सीख कर आज कैसा कानून बनाया है। आज कानून की नज़रों में सब समान है, फिर वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो। ठीक है, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, वो उसका स्टेटस कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की नज़रों में सब बराबर है। कानून की नज़रों में सब बराबर है। ठीक है, ये कानून हमने कैसे बनाया। ये कानून हमने हमारे अतीत से इंस्पायर होकर बनाए कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, हमने कितने अत्याचार झेले हैं, है ना। तो देखिए, एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। ठीक है भाई, किसको, सरकारी अधिकारी के बेटे को किसने सुनाई, जिला अदालत ने। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके बेटे को सजा सुना दी गई है और वो एक सरकारी अधिकारी है। इस वजह से वो अपने पद का इस्तेमाल करके अपने बेटे को वहाँ से भागने में मदद करते हैं। तो क्या ये सही है आज के कानून के हिसाब से? नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम कानून की नज़र में सब समान है। लेकिन अगर पहले का टाइम होता, औपनिवेशिक भारत होता, एंशियंट इंडिया होता, तो ये मनमानी के कानून वहाँ पे चलते थे। लेकिन आज मनमानी नहीं चलती। आज आप अपनी ओहदे का, अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके कानून को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया। क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून के नज़रों में सब समान है। ठीक है, अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, उसका कोई भी रिलीजन हो और उसका कोई भी स्टेटस हो, ठीक है, वो कानून की नज़रों में सब समान है। कौन कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी समान है। भारत में रहने वाले व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन? भारत। ठीक है, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति से मतलब ये है कि वो चाहे नागरिक हो या नहीं, यानी कि वो इंडियन सिटीजन हो या एलियन हो। ठीक है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, सभी के लिए आर्टिकल 14 है। क्लियर है? सभी के लिए आर्टिकल 14 है। अच्छा जी, उसके बाद देखो, इसमें 2 प्रकार के क्लोज दिए गए। एक तो है कि विधि के समक्ष समता,
विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। ये नकारात्मक धारणा क्यों है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण, वो हमने अमेरिका से लिया है। वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। ये देखो, किसी भी व्यक्ति को, इसमें बताया गया है किसमें, कि विधि के समक्ष समता में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे, चाहे वो उसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ है, वो किसी अमीर घराने में पैदा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या प्रेसिडेंट का बेटा है, कोई मैटर नहीं करता। अगर उसने क्राइम किया है तो सज़ा मिलेगी, वही सज़ा मिलेगी जो गरीब के बेटे को मिलती है। अगर किसी गरीब के बेटे ने कोई क्राइम किया है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो किसी राष्ट्रपति के बेटे को मिलेगी, ठीक है। कानून की नज़रों में सभी समान होते हैं। सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन और समान न्यायालयों की आधिकारिकता के अंतर्गत होंगे। अब देखिए, ये एक नेगेटिव अप्रोच क्यों है, इससे आप समझते हैं कि सभी समान है। अगर अमीर का बेटा है वो दोषी है और गरीब का बेटा है वो दोषी, तो अमीर का बेटा तो चलो बच जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे कोई एक अच्छा वकील मिल जाएगा। अगर वो निर्दोष भी है तो वो आराम से छूट जाएगा। लेकिन अगर गरीब का बच्चा है, अगर वो निर्दोष भी है तो भी वो नहीं छूट पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं एक अच्छा वकील करने के लिए। और विधि के समक्ष समता जो है वो यही कहती है कि सभी समान है, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं करती वो किसी में भी। तो इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट आग लेकर आता है, ये नकारात्मक अवधारणा होती है इसकी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो, ऊंच नीच, अधिकारी गैर अधिकारी, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 का क्लोज ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। उदाहरण, कोई सामान्य व्यक्ति खून करे और सरकारी अधिकारी खून करे, दोनों के ऊपर समान तरीके से मुकदमा चलेगा और सजा का प्रावधान भी समान होगा। मतलब कि एक ही कानून दोनों पर समान तरीके से लागू होगा, कोई भी डिफ्रेंसिएशन उनमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो है ये हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। अमेरिका से लिया है विधि का समान संरक्षण संकल्पना, हमने अमेरिकी संविधान से ली है। और ये एक सकारात्मक धारणा है, क्यों है इसको भी जानेंगे। देखिए, विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। गरीब को गरीब के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, अमीर को अमीर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच में कोई कानून को लेकर बहस हो रही है, उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उन दोनों को समान तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो, अमीर आदमी को अच्छा वकील मिल सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन गरीब आदमी को एक अच्छा वकील मिलेगा नहीं क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए सरकार जो है वो उसको सरकारी वकील मुहैया कराएगी, उसकी उपलब्धता करवाएगी, ठीक है, उसकी उपलब्धता करवाई जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। समान परिस्थिति में रहते लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर हैं, दोनों ही अमीर है तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, दोनों गरीब गरीब है तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में कोई भेदभाव नहीं होगा, समान परिस्थिति में रहते लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है। उदाहरण के लिए समझते हैं, पैसेदार व्यक्ति कोर्ट में अच्छा वकील रखेगा तो समता के लिए गरीब व्यक्ति को कोर्ट सरकारी वकील की मुफ्त में सुविधा उपलब्ध करेगा, तभी तो दोनों समान होंगे ना कानून के समक्ष। अमीर या गरीब दोनों कोर्ट में सरकारी दफ्तर में समान तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक के पास तो वकील भी है और दूसरे के पास अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वकील भी नहीं है, तो ये दोनों कानून के समक्ष असमान हुए, इसलिए सरकारी वकील की उपलब्धता करवाई जाएगी। इसलिए ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और पहले वाला विधि के समक्ष क्षमता जो हमने ब्रिटेन से ली थी वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब नए हमने समझा कि कानून कैसे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है कानून के बारे में कि कानून की नज़रों में सभी समान है, अमीर गरीब सभी, ठीक है। तो नए कानून जो है वो कैसे बनते हैं, कैसे बनता है कोई नया कानून, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कानून बनाने में ना संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था संसद में कि कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संसद की, ठीक है। संसद के कार्यों में आता है कानून बनाना। अच्छा जी, अब संसद में भी कानून को कैसे बनाया जाता है। कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक जो वित्तीय विषयों के अलावा
अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक को हम साधारण विधेयक कहते हैं। किसी भी विधेयक को सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में मतलब चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ठीक है। सबसे पहले किसी सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे तो सबसे पहले वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हो या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो, एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उस विधेयक की समीक्षा की जाती है। समीक्षा करने के भी 3 चरण होते हैं। साधारण बहस होती है, उस पर्टिकुलर विधेयक को लेके बहस होगी सबसे पहले तो, फिर उस पर कमेटी बनाई जाएगी, वो चेक करेगी। उसके बाद विचार विमर्श की अवस्था होती है, और ये सब कुछ होने के बाद उस विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अगर वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था तो इतना सब कुछ होने के बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, उस पर्टिकुलर विधेयक को, ठीक है, उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा भी ये 3 प्रकार के पाठन करती है, बहस करती है, समिति विचार विमर्श की अवस्था करती है, और वो तय करती है कि वो उसमें संशोधन करे। अब देखो ये दूसरे सदन ये तय करता है कि वो एज इट इज उसको स्वीकार करता है या वो उसमें संसद पहले सदन को भेजता है उसमें संशोधन करने के लिए, ठीक है। क्या क्या होता है कि देखो, हाँ, यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकते हैं कि वो ठीक एग्री है इससे कम्प्लीटली कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सदन पहले सदन से आया हुआ जो विधेयक उसको मान लेते हैं। दूसरा, वह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकते हैं कि वो संशोधन करता है, दूसरा सदन उस विधेयक में संशोधन करता है और उस संशोधन करे गए विधेयक को प्रथम सदन में पुनः भेजता है विचार करने के लिए, ठीक है। ये विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, ये दोनों काम ना करके और डायरेक्ट इसको अस्वीकार भी कर सकता है। उसके बाद ये विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित कर सकते हैं। वो उसको पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं कि उसका मूड नहीं है अभी कुछ करने का, तो उसको पेंडिंग में भी छोड़ सकते हैं। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो उसको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है मंजूरी के लिए, ठीक है। फिर अगर राष्ट्रपति भी उसको मंजूरी दे देता है तो कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरे सदन में भी इसी प्रकार का प्रोसेस होगा और दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं भाई। कौन कौन से विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास? या विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, वो डायरेक्ट उसको स्वीकार कर सकते हैं, या स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकते हैं, वो भी अपने पास रोक के रख सकता है विधेयक को कुछ समय के लिए, ठीक है। वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस भेज सकता है। अब वो पार्लियामेंट को दोबारा से उस विधेयक को सौंप देते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें ये कमी है, इसको सुधारिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास वापस आता है, संशोधन होकर या बिना संशोधन होकर, अगर राष्ट्रपति के पास वही विधेयक दोबारा आता है तो राष्ट्रपति इस बार बाधित हो जाता है उसको स्वीकृति देने के लिए, ठीक है। इस बार राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम या कानून बन जाता है। तो कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। और राष्ट्रपति की विधेयकों पर जो सहमति है वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत आती है। तो कैसे बनता है कोई भी नया कानून? सबसे पहले संसद की किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में उसको पारित या प्रस्तुत किया जाता है। एक सदन में उसको वेरीफाई करने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, वो तय करता है कि सही है नहीं, वापस भेजेगा या स्वीकार करेगा, अपने पास रखेगा। फिर दोनों में पारित हो जाने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति इसको पारित कर देता है, स्वीकृति दे देता है, तो वो कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है। कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। उसके बाद अब देखो कानून बनाने में सिर्फ इनका ही रोल नहीं होता है, संसद का, राष्ट्रपति का। कानून बनाने में हमारा नागरिकों का भी रोल होता है। कैसे? अब कई बार ऐसा होता है कि नागरिक ही बताते हैं संसद को कि कोई भी कानून ऐसे बनाए, जैसे घरेलू हिंसा, यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से बताया गया है घरेलू हिंसा के लिए कि एनजीओ की महिलाओं ने सबने मिलकर कितना प्रोटेस्ट किया, जनसभाएं की, उसके बाद घरेलू हिंसा के ऊपर एक पर्टिकुलर कानून निकल कर आया, ठीक है। वो कानून पारित हो जाने के बाद इन्होंने संघर्ष किया, जनसभाएं की, प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। उसके बाद
घरेलू हिंसा के ऊपर कोई पर्टिकुलर एक एक्ट, एक कानून बनकर आता है, फिर वो जो भी कानून बनकर आता है वो इन एनजीओ की महिलाओं को, महिला संगठन को, देश के लोगों को वो इतना पसंद नहीं आता, वो इसमें कुछ कमी महसूस करते हैं, तो इसमें सुधार के लिए फिर से प्रोटेस्ट करते हैं, जनसभाएं करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं, तो उस वजह से वो फिर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं उस एक्ट को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए या हटाने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए। तो इस प्रकार से नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है संसद को कंट्रोल करने में, कानून को बनाने में, उसको निरस्त करवाने में। क्लियर हुआ? उसको निरस्त करवाने में। अच्छा जी, उसके बाद आता है, अब देखो कानून बनाया, पसंद नहीं आया, उसको वापस किया गया, तो इसको हम क्या समझते हैं? अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून कि संसद ने कोई भी कानून बनाया और वो उस कानून बनाकर पारित कर दिया और वो जो भी कानून था वो लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए वो अलोकप्रिय साबित हुआ, ठीक है, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, प्रोटेस्ट करके, जनसभाएं करके, आंदोलन करके वो इसके खिलाफ अखबारों में लिख सकते हैं। तो ये सब करके वो ये साबित कर देंगे कि ये जो कानून है ये सही नहीं है, इसको आप वापस लीजिए। जैसे कि कृषि कानून को वापस लिया गया, किसानों को वो पसंद नहीं आया था तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, है ना, कितना लंबा प्रोटेस्ट चला था, और उसके बाद सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा, कृषि कानून वापस लेना पड़ा, ठीक है। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं कि ये कानून हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमारे लिए सही है, ये नहीं है, इसको बदलिए, ये कानून बनाइए। तो देखिए, हमारी भूमिका सिर्फ वोट डालने तक नहीं होती है, हमारी भूमिका सरकार को कंट्रोल करना होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब ही है कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। आपने सांसदों को चुना है, वो आपके लिए कानून बना रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं, उस कानून को हटवा सकते हैं। अगर वो कानून नहीं हटाएंगे, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आपके पास ऑप्शन है क्या? अगले बार आप उन्हें हटा दिया, आप उन्हें मत चुनिए। अगर वो उन्होंने आपकी बात मान के कानून को नहीं हटाया तो आप भी उनकी बात मत मानिए और अगली बार उन्हें ही हटा दीजिए। कि आपके हाथ में है पावर बनाने की, बिगाड़ने की, तो है ना, आप ही करता धरता सब कुछ। तो इससे पता चलता है कि हमारी भी अहम भूमिका होती है कानून को बनाने में, संसद को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो हमारी भूमिका सिर्फ वोट डालने की नहीं होती कि हाँ भाई वोट डाला, गवर्नमेंट चुनी गई, अब हमारा काम खत्म, वो करेगी जो करेगी, नहीं। आप अगर सक्रिय तौर पर अपनी भागीदारी निभाते हैं तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट साबित होगी और एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छा गुण है कि आप सक्रिय भागीदारी निभाएं, अपनी आंखें खोल कर रखें, सरकार के ऊपर निगाहें बैठाए रखें कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे सरकार भी सचेत रहेगी कि हाँ हमें अच्छा काम करना है, वो भी सोई हुई अलसाई नहीं रहेगी। अगर आप ही सोए हुए हैं तो सरकार तो सोएगी भाई, उसको तो कोई जगा नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखिए कानून दो प्रकार के होते हैं, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। फौजदारी कानून कौन से होते हैं? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए, औरतों को तंग करना, हत्या आदि, इन सब को जिनको अपराध माना गया है कानून के अंतर्गत, उन सभी को फौजदारी कानून में लाया जाता है, ठीक है। इनमें सबसे पहले आमतौर पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। उसके बाद कोर्ट चेक करता है कि वो इंसान जिसके खिलाफ चार्ज शीट फाइल हुई है वो एक्चुअल दोषी है भी या नहीं। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उसे जुर्माना भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर वो दोषी है तो उसको सजा भी कौन सुनाएगा? कोर्ट, ठीक है। तो फौजदारी कानून में आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ठीक है। एफआईआर दर्ज करवाते हैं, हत्या, चोरी, डकैती, इन सबसे रिलेटेड कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसके लिए आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाएंगे, फिर पुलिस जांच करेगी केस की, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तय करेगा सही गलत और सजा का प्रावधान, ठीक है। दूसरा होता है दीवानी कानून। दीवानी कानून क्या होता है? इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद जो होते हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं।
और इसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, किसमें? डायरेक्ट कोर्ट में। अच्छा जी, अदालत राहत की व्यवस्था करती है और वही निर्णय लेती है कि कैसे समझौता इनके बीच में कराया जाएगा। तो ये समझ में आया दीवानी और फौजदारी कानून के बीच में फ़र्क, कि दीवानी कानून क्या होते हैं। दीवानी कानून में आप पहले FIR दर्ज करवाते हैं, फिर पुलिस जांच करती है, फिर कोर्ट में जाया जाता है। और फौजदारी कानून में, ठीक है, और दीवानी कानून में आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर हुआ? फौजदारी कानून में पहले FIR दर्ज करवाई जाएगी और दीवानी कानून में आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्या केवल पार्लियामेंट ही है कोई भी कानून बनाने के लिए? नहीं, पार्लियामेंट के अलावा भी कोई बॉडी है जो सजेस्ट कर सकती है, एडवाइस दे सकती है कि कानून में ये चेंज हो सकता है, ऐसा कानून बन सकता है, इसको चेंज कर दो। तो उसके लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके लिए क्या है? विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये एडवाइस दे सकती है। इसकी बातें मानना ना मानना ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये एक सलाहकारी बॉडी है। ठीक है, इसको 3 साल के लिए नियुक्त बनाया, इसका गठन 3 साल के लिए किया जाता है। और अब 2020 में हुआ था इसका गठन 22वीं लॉ कमीशन का। ठीक है, 22वां चल रहा है फिलहाल। और उसके चेयरपर्सन कौन है? ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, रिटायर्ड जज होते हैं। और ये कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती सरकार के ऊपर, वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। और वो ये जो बॉडी है ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स लाती है, सजेस्ट करती है कि ये कानून को हटाया जाए, इसमें अमेंडमेंट किया जाए, ये सही है, इसमें ये कमी है, इसको सुधारा जाए। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न रिपोर्टों में ये सब कुछ बताती है और इस तरीके से सरकार अपना काम कर सकती है। क्लियर है? तो लॉ कमीशन समझ में आया? ओके। उसके बाद देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? तो देखो हमने पढ़ा कि कानून क्या है। ठीक है, पहले समय में कैसे कानून थे, आज कैसे कानून, आर्टिकल 14 क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। आर्टिकल 14 में 2 क्लोज हैं, एक तो है विधि के समक्ष समता, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि के समान संरक्षण जो कि हमने अमेरिका से लिया है। विधि के समान संरक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता है और एक नेगेटिव। ठीक है, कानून कैसे बनते हैं हमने इसके बारे में जाना। कानून सभी पर लागू होते हैं, हमने ये भी जाना कि ऊंचा नीचा कोई भी हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, सभी पर समान रूप से कानून लागू किए जाते हैं। अलोकप्रिय विवादास्पद कानून क्या है? संसद ने कोई भी कानून पारित कर दिया, अगर वो लोगों को पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके उसको हटवा सकते हैं। ठीक है, विधि आयोग हमने समझा कि विधि आयोग एक एग्जीक्यूटिव और एडवाइजरी बॉडी है जो कि सजेस्ट करती है, एडवाइस देती है किसी भी कानून में संशोधन के लिए, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए, या नए नए सुझाव देती है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। तो ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, इसकी बात मानना सरकार के लिए बाध्यकारी, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, तो हमने पढ़ा क्या, कानून कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले राज्यसभा में, या फिर लोकसभा में, या पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, फिर दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक, एक्ट या अधिनियम या कानून बनता है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अच्छा जी, तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना लगी हो तो डिसलाइक करें। भाई ये भी आपके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।